हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैट 2024 स्लॉट 3 के सारे सेट्स। और ये वीडियो एक नॉर्मल सॉल्यूशन वीडियो नहीं होने वाली। इस वीडियो में पहले आपको पॉज करके सेट को अटेम्प्ट करना है, देन उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करूंगा कि एग्जाम में इसको कैसे सोल्व किया जा सकता था। और आफ्टर एवरी सॉल्यूशन आई विल डिस्कस माय व्यू पॉइंट कि एग्जाम में ऐसे सेट्स को आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर कोई डिफिकल्ट सेट है उसको पकड़ लिया तो कब छोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए। सो आई विल प्रेजेंट माय व्यूज आफ्टर एवरी सेट। आप वीडियो को लाइक कर दो। एवरी लाइक विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड लक, वेल विशेस फ्रॉम माय साइड। हम जितना कवर हो सके वो ट्राई करेंगे, है ना। बट आपका काम है कि लास्ट तक वीडियो को देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर कुछ भी डाउट है या आपका भी कुछ व्यू है तो जरूर आप कमेंट में डिस्कस कर लेना अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, दिस इज द फर्स्ट सेट। टेक वट एवर टाइम यू वॉन्ट टू टेक फॉर दिस कंप्लीट सेट। दीज आर द 4 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है। द टेबल गिवन बिलो शोज द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन 7 फूड ग्रेन्स। तो ये 7 टाइप्स के फूड ग्रेन्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है और अदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। और ऑब्वियसली जो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका सबका टोटल 100 होगा, है ना। द फर्स्ट कॉलम शोज द फूड ग्रेन कैटेगरी एंड द सेकंड कॉलम इट्स कोड नेम। द टेबल हैज सम मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, ये मेरा पूरा टेबल है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है। The following additional facts are known. Both the pseudo cereals had higher amount of carbohydrates as well as higher amount of proteins than any millet. Right? तो जो ये मेरे cereals है, right? They have higher amounts of carbohydrate as well as a higher amount of protein. Carbohydrate और प्रोटीन इसमें हाईएस्ट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इसमें हाईएस्ट है देन एनी मिलेट। ठीक है, तो ये सारे मिलेट है। तो इससे अगर कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट 62 से बड़ा होना चाहिए और प्रोटीन में भी सेम केस है। ठीक है, तो ये हम होल्ड पे रखते हैं, ये हम याद रखेंगे। बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन एनी स्यूडो सीरियल्स। राइट, बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये दोनों इसका कार्बोहाइड्रेट्स है देन एनी स्यूडो सीरियल्स। तो स्यूडो सीरियल्स कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में वो स्यूडो सीरियल्स की बात कर रहा है, राइट। So this will be higher amount of carbohydrates as well as higher amount of proteins than any millet. तो अगर मैं ये मिलेट की बात करूंगा तो ये स्यूडो सीरियल्स में, है ना, कार्बोहाइड्रेट भी हाई है और प्रोटीन भी हाई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरियल्स में हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन एनी स्यूडो सीरियल्स। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ज्यादा होंगे देन दिस पार्ट। तो ऐसे कहीं मैं एक डिनोट कर लेता हूं इसको। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट्स इन ग्राम्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट की जो भी मिसिंग वैल्यूज है, दोज विल बी इन मल्टीपल ऑफ 5x। ठीक है, ये हो गया। ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट अमाउंट्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये जो सारे हैं, ये सारे नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। तो यहाँ पे जीरो कहीं भी नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं जीरो नहीं आएगा। ठीक है, P1 कंटेन डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट M3 कंटेन्स। तो P1 मेरा क्या है, ये है। तो यहाँ पे डबल प्रोटीन आएगा, किसका डबल, M3 का। ओके, तो लेट से यहाँ पे A है तो यहाँ पे मेरा 2A आएगा। राइट, ऐसा कुछ ही है ना। और मुझे ये पता है ऑल दीज वैल्यूज मस्ट बी हायर देन दीज वैल्यूज। और ए की मुझे सूडो के बारे में क्या हुआ, है ना, सूडो के बारे में कहा था कार्बोहाइड्रेट जो सूडो का है वो एंड प्रोटीन है जो वो हायर है देन एनी मिलेट। ठीक है, तो मिलेट का ये लोअर होना चाहिए इससे और ये पार्ट भी लोअर होना चाहिए इससे। तो अब मैं ये तो बोल ही सकता हूँ, देखो 2A मुझे ग्रेटर देन 10 तो लेके ही आना है ना, ये मैं ध्यान रखूंगा। और उसके बाद आपको जो सिंपल चीजें ध्यान रखने वाली है बहुत ही, कि सबका जो टोटल है वो 100 आना चाहिए। तो इसके बाद आपके पास कोई भी हिंट नहीं है, दिस इज योर कंप्लीट सेट। और जो आप क्वेश्चंस भी देखोगे, क्वेश्चंस भी कोई हेल्प आपको नहीं कर रहे। राइट, सो नाउ द रियल गेम बिगिंस। देखते हैं अब हम सेट को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आके हमारी एक ही कंडीशन बचती है, दैट इज जो ये सारे रोज का टोटल है ना वो मेरा 100 होगा। उसके अलावा वी डू नॉट हैव एनी अदर कंडीशन। तो इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से कुछ निकाल पाए। राइट, तो मुझे पता है
कि जो ये वैल्यूज है, दीज वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, या मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यूज इनसे कम होगी। तो मैं यहाँ पे कहीं लिख सकता हूँ कि ये 66 से तो कम ही होगा, है ना, शायद उससे और भी कम हो जाए, यहाँ पे कोई छोटा नंबर आएगा तो, राइट। और ये वैल्यूज बड़ी है तो ए इज ग्रेटर देन दिस, देन मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कोई नंबर अगर आएगा तो वो लेस देन 14 ही होगा, है ना, इससे तो छोटा ही होगा या लेस देन 2a से भी छोटा होगा। तो ये सारे नंबर इनसे छोटे हैं, है ना, ये मुझे पता लग गया। सीरियल्स की बात कर लो तो यहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है यहाँ से, है ना, स्यूडो से। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो यहाँ पे 66 है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज तो ग्रेटर देन 66 आएगी। अब उससे भी ज्यादा आ सकती है, कम आ सकती है, वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे, 0 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलके 88 आना पड़ेगा, इन दोनों को मिलके 88 आना पड़ेगा। सो और ये वैल्यू 5 का मल्टीपल होएगी, ये वैल्यू 4 का मल्टीपल होएगी। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि लेट से 5x, चलो m लिख लेते हैं यहाँ पे, कि कोई एक वैल्यू होगी 5 का मल्टीपल और एक वैल्यू होगी 4 का मल्टीपल, वो मिलके 88 आएगी। ठीक है जी, ये आपको पता लग गया। अब 66 से बड़ा 5 का मल्टीपल कौन है? लेट से ये 70 आ गया, बट ये 70 आ गया तो क्विकली देखो ये 18 आएगा विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। ये 75 आ गया तो ये ओड नंबर आएगा विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। ये 80 आ गया तो ये 18 आएगा, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। सॉरी, ये 80 आ गया तो ये 8 आएगा विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये भी नहीं है। 85 आ नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे ओड नंबर आएगा, राइट। 90 तो 88 से क्रॉस हो गया, तो ए की सॉल्यूशन है दैट इज 80,8। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना। देखो ए की कंडीशन हमने यूज करी और हमें पता लग गया कि कुछ यूनिकनेस यहाँ पे आ रही है ना। तो यहाँ पे मेरा 80 आ गया, दिस विल बी 80। ठीक है, अब यहाँ पे सेम यूज करते हैं। देखो 10 प्लस 3 क्या हो गया? 13। तो 87 कैसे आना चाहिए? एक 5 का मल्टीपल हो और एक 4 का मल्टीपल हो, दोनों मिला के 87 आना चाहिए। तो पहली मेरी चॉइस क्या होगी? 66 के बाद 70। अगर ये 70 आ गया तो ये ओड नंबर आएगा 17, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज 4 एंड विल ऑलवेज बी इवन। तो इसको 75 लेते हैं, ये 12 आ गया। ठीक है जी, फिर इसको 80 नहीं ले सकते तो 85 लेता हूं डायरेक्ट मैं, ये 2 आ गया, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे भी मुझे पता है ये तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है दैट इज 75,12। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई विच इज 75 एंड 12, है ना। ये मेरा 75 आ गया और ये मेरा 12 आ गया। अब देखो ये दोनों वैल्यूज इससे बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली जो ये वैल्यू आएगी दिस मस्ट बी लेस देन 75, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ये वैल्यू लेस देन 75 आएगी। जितना लिख सकते हो उतना लिखो ताकि सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे ही क्लियर हो। अब देखो ये वाली वैल्यूज जो मेरी 8,12 है, राइट। अच्छा, इसका हमें कुछ अभी डिस्कस नहीं किया हुआ, दैट वाज फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये पता लग गया। अब जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज इन सब से कम होनी चाहिए, ये वैल्यूज इन सब से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखो 62, 10 और इन दोनों का, है ना, इन दोनों का मिला के कुछ बनना चाहिए। तो अभी इसका कुछ कह सकते हैं क्या? लेट्स सी। तो ये हो गया टोटल 72, तो मेरा बच गया 28 इज इक्वल टू लेट से 4a प्लस 4b। तो अभी इसका तो नहीं कुछ कह सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। उसके बाद लेट सी, इसका देख सकते हैं, है ना। 7 एंड 16 इज 23, राइट। तो मेरा बच गया 77 विच शुड बी इक्वल टू 5a प्लस 4b, राइट। ऐसा कुछ होगा, 5a प्लस 4b शुड बी इक्वल टू 77। अब ये वाली वैल्यूज है जो 4b वाली, वो लेस देन 14 आनी चाहिए। तो बेस्ट केस क्या होगा? ये 12 आ जाएगी। तो 12 अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो ये 65 आ गई। ठीक है, ये 8 भी आ सकती है ना, और 8 से कम भी आ सकती है, लेट से 4 भी आ सकती है ना। अब अगर ये 8 है, ध्यान से देखना, अगर ये 8 है तो 77 माइनस 8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, बट 77 माइनस 8 इज 69, तो 69 आएगा विच इज नॉट गुड इनफ, है ना। और उसके बाद ये 73 आएगा, वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड क्या होगा? 65,12। तो ये मुझे पता लग गया, लेस देन 66 लेके आना था, तो ये मेरा आ गया 65, ये मेरा आ गया 65 और ये आ गया 12, ये मेरा आ गया 12। ठीक है, ये 12 आ गया, है ना। अब ये सारी वैल्यूज इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू, है ना, मिनिमम तो 6 आनी चाहिए भाई, 6 से भी ज्यादा आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए,
है ना। अब ए की वैल्यूज पे बात करते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि देखो 2a मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल दीज नंबर्स, तो 2a इज ग्रेटर देन ए, यस 2a इज 2a ग्रेटर देन 12, उसके लिए a 6 रखूंगा तो इक्वल हो जाएगा, तो a 7 रखूंगा, तो ध्यान से देखना 2a को अगर a 7 रखूंगा तो 14 हो गया, बट 2a शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड इवन a शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 एज वेल, तो a 7 तो नहीं आ सकता, a 8 आएगा, अगर a 8 आएगा तो 2a 16 हो गया, है ना। और सिमिलरली ए की शायद मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, वो देख लो, ए 8 के बाद मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा 12, तो अगर ये 12 आ गया तो 2a आ जाएगा 24, तो a की मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूं कि 8 और 12 में से कुछ आएगा, 16 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज द मोमेंट आई पुट a 16 तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, विच इज नॉट फेयर, राइट। तो यहाँ पे अगर 8 या 12 तो ये 16 और 24 आ जाएगा, मेरे कुछ ऐसे दो केस शायद बन सकते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आई कैन राइट ए कैन बी आइदर 8 और 12, 8 और 12 एंड देन दिस विल बिकम 16 एंड 24, ठीक है। अब देखो ये 56 है, ये 12 है ना, तो 68 तो रह गया था 32, 32 माइनस 8 तो यहाँ पे क्या आएगा 32 माइनस 8 24 या फिर 20, तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज पॉसिबल है जो मैंने लिख लिया, एंड बोथ दीज वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ 4 विच इज फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 66 प्लस 10 76, तो बच कितना गया 24, तो 20 अगर ये वाला केस लूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा विच इज फाइन, बट ये वाला केस लूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और मुझे क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 नहीं आ सकती, मतलब जो ये सेकंड वाला केस है ना वो आ ही नहीं सकता, तो ये केस आ ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ फर्स्ट वाला केस आएगा, तो 16 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, ये मैंने सब फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो मेरा क्या बच गया, सिर्फ लास्ट रो बच गई, लास्ट रो क्या कह रही है जी 14 प्लस 8 इज 22, तो जो बच गया विच इज 78, यहाँ पे एक 5 का मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पे 4 का मल्टीपल होना चाहिए कुछ, राइट, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज से ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो मिनिमम ये वैल्यू क्या आएगी 12 के बाद, ये वैल्यू 16 आएगी मिनिमम, राइट, एंड दिस फिगर शुड बी लेस देन 75, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, ओके, so this must be less than 75 according to this condition, but if I follow this condition I can say this must be greater than 66, अब 66 से बड़ा और 75 से छोटा 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, या तो एक 70 होगा, है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, 70 इज द ओनली केस, तो ये 70 आ गया और ये 8 आ गया, ये केस हमने निकाल लिया, है ना, ये 70 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अब जब हमने इतना कर लिया तो मुझे पता है जो ये वैल्यू है ये 8 से कम होगी, ये 8 से कम होगी और 4 का मल्टीपल होगी, अगर ये वैल्यू 8 से कम है और 4 का मल्टीपल है देन देयर इज जस्ट वन वैल्यू विच इज 4, ठीक है, और इन दोनों का टोटल 28 था, तो ये अगर 4 आ गया तो दिस विल बिकम 24, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस सेट, है ना। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, लेट्स से हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड ए हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1, सो M1 के कंपैरिजन में, राइट, 62 से ज्यादा कौन से हैं 1 2 3 4 एंड 5, सो द आंसर मस्ट बी 5 फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है ना। क्वेश्चंस एक बार सेट को सोल्व करने के बाद क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2, M2 में प्रोटीन कितना था 12, so 12 must be your answer, right. Next question is how many grams of other nutrients were there in 100 grams of M3, M3 में कितना था 24, that will be your answer. Last is what is the median of the number of grams of protein in 100 grams of nutrients among these food grains, तो प्रोटीन का मीडियन क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हो 8 8 देन 10 आ जाएगा, आई थिंक 12 शुड बी द आंसर, 12 is the answer for this, so this was the entire set। अब थोड़ी सी मेरी टिप्पणी सुन लो भाई इस पे क्या है ना। अब देखो जो बेसिक इंफॉर्मेशन रीड करनी है वो तो सब कर सकता है, एक तो बच्चा फंस सकता है ये दोनों कंडीशन को नोट करने में या भूलने में, बिकॉज ये कंडीशन डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज पे अप्लाई नहीं हो रही, बहुत लेट जाके और बीच बीच में ये कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज
ये सारी कंडीशंस नोट हो जाएगी, डबल है, ट्रिपल है, ये वाली, है ना। उसके बाद जो सबसे मेन फंडा था ना, अगर बच्चे को पता भी है कि रोज का टोटल 100 है, तो पहले बच्चा बहुत ज्यादा इस सेट पे टाइम स्पेंड कर सकता है ये सोचने में कि मैं कोई एक अदर अप्रोच निकाल लूं जहां से मुझे इजीली सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। बट इस सेट में क्या हो रहा है, जब आप टोटल से जाओगे हर रो के, टोटल को 100 पुट करोगे हर रो का, तब भी वो सॉल्यूशन आएगा, और कोई इसमें अप्रोच थी नहीं। और आपको पता लग रहा होगा कि पहली 2-3 रोज का कितना इजीली सम आ रहा था 100, अगर आप टोटल से जाओगे, है ना, एक एक ही सॉल्यूशन बन रहा था। बट बहुत बार क्या होता है ना, हमने इतने मॉक्स ये सब प्रैक्टिस किए होते हैं, तो हमें कई बार लगता है ना कि हमें शायद इससे इजी अप्रोच मिल सकती है, जहां पे मुझे ये टोटल वोटल के चक्कर में पड़ना ना पड़े। डेफिनेटली देयर माइट बी सम सेट्स, मॉक्स में ऐसे बहुत सेट आते हैं, बट शायद ये सेट ऐसा बना नहीं हुआ था। ये सेट थोड़ा सा गधा मजदूरी करने के लिए बना हुआ था, और अगर ये सेट वैसा बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, राइट। दिस वाज माय होल पॉइंट फॉर दिस सेट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट। चलो लेट्स सोल्व दिस सेट। एक बार सेट को रीड कर लो अच्छे से, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। दीज आर द क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन सेट, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट ऑन योर ओन फर्स्ट। चल, है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओवर द टॉप OTT subscribers of a platform are segregated into 3 categories: kid, elder and others. Some of the subscribers used one app and the other used multiple apps to access the platform. The figure below shows the percentage of total number of subscribers in 2023 as well as 2024 who belong to the kid and elder categories. ठीक है, कुछ kids हैं, कुछ elder हैं, और यहाँ पे परसेंटेज मुझे दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर्स टोटल है उसका परसेंटेज यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। वेट अ सेकेंड, ओके ओके, जस्ट गिव मी मिनट। सो परसेंटेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर आपको दिया हुआ है 2023 में, 2024 में। सो दिस इज द डेटा फॉर 2023, राइट। किड्स जितने हैं, एल्डर जितने हैं एंड अदर जितने हैं, ठीक है। The following additional facts are known about the number of subscribers. The first is that the total number of subscribers increased by 10% from 2023 to 2024. तो 2023 में लेट से 100x थे, तो वहां पे 2024 में 110x हो गए। तो इसका कुछ हम यहाँ पे एक बार बना लेते हैं सैंपल, कि लेट से दिस इज माय डेटा फॉर 2023, दिस इज द डेटा फॉर 2024, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, राइट। अब यहाँ पे किड्स होंगे, एल्डर होगा एंड एक कैटेगरी अदर होगी। और किड्स में भी कुछ किड्स ऐसे होंगे जो सिंगल ऐप एक्सेस कर रहे हैं, कुछ मल्टीपल वाले होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल कर देता हूँ, ये मल्टीपल वाले, यहाँ पे भी ये सिंगल वाले, ये मल्टीपल वाले, ऐसा कुछ इनमें अगेन डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे अगर 100x लोग होते, यहाँ पे 110x लोग हो जाते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन 2024 हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी एंड 2/3 ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी सब्सक्राइबर्स यूज वन ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे ना, पहले यहाँ पे 2023 का डेटा देखो, तो 15% ऑफ द टोटल तो किड है ना। तो किड में 2023 में जो टोटल है ना, इन दोनों का टोटल है दैट इज 15x, ये मेरा टोटल है, ठीक है, 15x। और एल्डर का टोटल कितना है, 20x। तो टोटल 15x प्लस 20x इज 35x, तो बाकी 65x यूजर टोटल यहाँ पे आ जाएंगे अदर में इन 2023, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे 100x टोटल हमने एज्यूम किया, यहाँ पे 110x, राइट। इन 2024 हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी, 2024 का भी डेटा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे किड्स कितने बन गए थे मेरे, 20%। सो 20% ऑफ दिस विल बी 22x टोटल आ गया, राइट। एंड यहाँ पे 30% ऑफ दिस विल बी 33x, तो ये टोटल 55x आ गया, और बाकी का 55x का टोटल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 2024 में। तो ये मेरा ग्राफ का पूरा खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, इन 2024 हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी एंड 2/3 ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी सब्सक्राइबर्स यूज वन ऐप। 2024 में वन ऐप की, सिंगल ऐप की बात करूं तो हाफ ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम किड कैटेगरी, अब ये किड कैटेगरी है तो हाफ लोग मेरे इसमें यहाँ पे थे, तो हाफ लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है।
एल्डर में 2/3 यहाँ पे थे, सिंगल वाले में, वन ऐप वाले में, तो 2/3 इसका क्या हो गया 22x, और बाकी 11x मेरे यहाँ पे हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इन 2023 द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी हु यूज मल्टीपल ऐप, kid category who used multiple app was the same as the number of subscribers from the elder category who used one app, elder category who used single app। तो ये और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो लेट्स से दिस इज m, this will also be m, so this will automatically become 15x minus m, this will become 20x minus m। 10,000 subscribers from the kid category used one app and 15,000 subscribers from the elder category used multiple apps in 2023। अच्छा, अब सॉलिड डेटा देख दिया। 10,000 in kid category one app, kid category one app 10k, ठीक है, and 15,000 elder multiple, elder का multiple is 15,000, so this is 15,000। ओके, ठीक है, अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 10,000 plus m is equal to 15x, and then I also know कि 15,000 plus m is equal to 20x। तो if I subtract this from this, तो मुझे मिल जाएगा 5,000 is equal to 5x, which means x की वैल्यू आ गई 1000। तो यहां से मुझे x की वैल्यू 1000 मिल गई, x की वैल्यू 1000 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 5000, राइट। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया x क्या है 1000, m 5000, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5k, एंड दिस शुड बी 15k, तो 15x इज 15k। यहाँ पे भी ये हो क्या मेरा हो गया 5k, तो 15 प्लस 5 20k हो जाएगा, ये भी ठीक है। और ये मुझे पता लग गया दिस विल बी 65k, दिस इज 22k, 33k, 55k। तो ये सारा पता लग गया और मैं कुछ पता नहीं लगा सकता। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। How many subscribers belong to the other categories in 2024? 2024 में अदर कैटेगरी वाले कितने हैं 55 के, तो 55 के आपका आंसर हो जाएगा। What percentage of subscribers in the kid category used multiple apps in 2023? 2023 में kids कैटेगरी में multiple apps वाले कितने लोग थे, तो 5 के लोग थे आउट ऑफ टोटल 15 के, 5 के पीपल वर देयर आउट ऑफ 15 के, तो ये मेरे कितने हो गए 33%। सो 33% मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन द एल्डर कैटेगरी फ्रॉम 2023 टू 2024? तो 2023 में एल्डर में 20x थे, देन 33x हो गया, तो 13x का इंक्रीज हो गया ओवर 20x, दैट इज 65%। then what could be the minimum percentage of subscribers who used multiple apps in 2024? 2024 में मल्टीपल एप्स जो यूज कर रहे हैं वो मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मुझे ये वैल्यू मिनिमम करनी है, तो इसको जीरो कर देता हूं, यहाँ पे 55x लिख लेता हूं, तो ये 22x पीपल हो गए आउट ऑफ 110x, तो 22 आउट ऑफ 110x मेरे लोग हो गए, तो ये मेरा कितना आ गया 20%। सो 20% इज द आंसर फॉर दिस। सो ये जो सेट था एक प्रॉपर, इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक इजी कैटेगरी का सेट था कंपेयर टू द लास्ट सेट। प्लस ये सेट में मुझे स्टार्टिंग में लगा कि कहीं ना कहीं सेट थ्योरी यूज करवा सकता है जब मैंने सिंगल और मल्टीपल वर्ड पढ़ा, है ना, बट लेटर आई रिलेटेड इट विद माय एक्सपीरियंस कि यार अगर मैं एक सिंगल ऐप करने वाला बंदा हूं तो मेरा इंटरसेक्शन मल्टीपल एप्स वाले के साथ नहीं हो सकता, राइट। सो दीज टू ग्रुप्स आर वेरी डिफरेंट, सिंगल वाला बंदा अलग है, मल्टीपल वाला बंदा एकदम अलग है, राइट। सो दिस इज द सेट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट। लेट्स सॉल्व दिस सेट। पहले ही बता देता हूं ये एक ऐसा सेट है जहां पे बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े लोग डीएलआर के अटक गए थे। दिस इज अ वेरी गुड सेट, बहुत ही अच्छा लॉजिक है इसमें, प्लीज ट्राई दिस। दीज आर द क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन सेट है ना, तो ये ट्राई करना, काफी अच्छा सेट है। inside temperature at a constant rate। देखो ये एक ऐसा सेट था जिसको, ये सेट अगर समझ आ गया तो आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो, बट सारा समझने में ही गेम था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, एक बार समझने का ट्राई करते हैं क्या बोल रहा है ना। तो ये बोल रहा है द एयर कंडीशनर इन अ लार्ज रूम कैन बी ऑपरेटेड आइदर इन रेगुलर मोड, है ना, और पावर मोड। ठीक है भाई, या तो एसी चला रहे हो तो या तो रेगुलर मोड पे ऑपरेट कर सकते हो या पावर मोड पे, टू रिड्यूस द टेम्परेचर। इफ द एसी ऑपरेट्स इन रेगुलर मोड then it brings down the temperature inside the room called inside temperature at a constant rate to set the temperature in 1 hour। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, कि लेट से हमें एसी का टेम्परेचर कुछ XYZ चाहिए, है ना, लेट से मैंने एसी का टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री चाहिए मुझे,
तो वो 20 डिग्री अचीव करने के लिए कितना टाइम लेगा? 1 आवर, है ना? कितना टाइम लेगा? 1 आवर। ठीक है। अब ये तो रेगुलर मोड की कहानी है। तो पावर मोड में क्या होगा? इफ इट ऑपरेट्स इन पावर मोड देन दिस कैन बी अचीव्ड इन 30 मिनट्स। बस यही डिफरेंस है कि रेगुलर मोड है तो वो 1 आवर लेगा, और अगर यही पावर मोड होता तो वो 30 मिनट्स में वही टेम्परेचर अचीव कर लेता, है ना? ये क्लियर है। रेगुलर मोड में वो 1 घंटा लेगा कोई भी काम करने को, और पावर मोड करोगे तो थोड़ा जल्दी पावर से काम करेगा। और अगर एसी बंद हो गया तो जस्ट एज्यूम व्हाट हैपेंस इन अ नॉर्मल कंडीशन। सारे जो सेट बनते हैं ना नॉर्मली, जो आप फील करते हो, ऑब्जर्व करते हो, वैसे ही होते हैं। कि अगर एसी अगर आप बंद कर देते हो तो रूम गर्म नहीं होता, है ना? होता क्या है कि जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उसको रूम का टेम्परेचर मैच करना स्टार्ट कर देता है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आपने एसी बंद कर दिया then inside temperature rises at a constant rate so as to reach the temperature outside at the time of switching off in 1 hour। ठीक है। अब 1 घंटे में है ना, वो अपने ओरिजिनल या आउटसाइड टेम्परेचर को मैच कर जाएगा। ठीक है। अगर आपने एसी बंद कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ना 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 स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे में इतना बढ़ जाएगा कि वो आउटसाइड का जितना भी टेम्परेचर है उसको मैच कर जाएगा। ठीक है। द टेम्परेचर आउटसाइड हैज बीन फॉलिंग एट कांस्टेंट रेट फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड अंटिल 3 AM। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन कि जो बाहर का टेम्परेचर है, इट हैज बीन फॉलिंग एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम 7 PM से लेके 3 AM तक, है ना? सेम रेट से वो बाहर का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इनसाइड टेम्परेचर बिटवीन 11 PM एंड 2 AM दैट नाइट। तो ये इनसाइड रूम मतलब रूम के अंदर के टेम्परेचर्स हैं 11, 11:30, ये 2 AM तक आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब पॉइंट क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द एसी ऑपरेशन दैट नाइट। द एसी वाज टर्न्ड ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नाइट एट 11 PM। तो पहली बार उस कमरे का एसी 11 बजे चालू हुआ। ठीक है। अब 11 बजे अगर पहली बार एसी चालू कर रहे हो तो 11 बजे तो ठंडा नहीं होगा। पावर मोड है तो आधा घंटा लगेगा, रेगुलर है तो 1 घंटा लगेगा। तो 11 बजे जो रूम का टेम्परेचर है वही आउटसाइड टेम्परेचर होगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने एसी चालू किया है। तो जो ये 11 PM पे 38 टेम्परेचर है, इट इज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड टेम्परेचर। द एसी सेटिंग वाज चेंज्ड इंक्लूडिंग टर्निंग इट ऑन और ऑफ एंड और सेटिंग डिफरेंट टेम्परेचर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द आवर और एट द 30 मिनट्स आफ्टर द आवर। मतलब एसी में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है ना, वो या तो आप आर पे कर सकते हो या 30 मिनट्स पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है 11:20 पे कर दिया, 11:15 पे कर दिया, या तो 11 फिर 11:30। जो ये इंटरवल दिए हुए हैं वो इसी के लिए दिए हुए हैं। द एसी वाज यूज्ड इन पावर मोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन इन रेगुलर मोड ड्यूरिंग 3 आवर पीरियड। तो 11 बजे से 2 बजे तक एसी चल रहा है, तो यहाँ पे 3 घंटे में रेगुलर मोड को कम यूज किया गया, पावर मोड को ज्यादा यूज किया गया। एंड देन वी हैव ऑल दिस क्वेश्चंस टू सॉल्व। अब देखो, इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत सिंपल है ना, क्योंकि हमें सेट समझ आ गया। अब शायद आप और अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है ना, जिसकी हम शायद हेल्प ले सके। ठीक है। पहले तो हमें पता है 11 बजे, फिर 11:30 की कहानी, फिर 12 की कहानी, फिर 12:30 की कहानी, फिर 1 बजे की कहानी, फिर 1:30 बजे की कहानी। ठीक है। फिर 2 बजे की कहानी। राइट। ये मैं थोड़ा सा साइज में छोटा हो गया, बट एनीवेज फिर हमारा है 2 बजे तक ही है। राइट। इट इज टिल 2 AM ओनली। राइट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 11 बजे मेरा इनसाइड रूम के अंदर टेम्परेचर क्या था, बस वो ध्यान रखना, दैट वाज 38। ठीक है। फिर यहाँ पे 26 हो गया, 12 बजे 26 हुआ है, तो यहाँ पे मेरा कितना होगा? दिस मस्ट बी 32, है ना? ये दिस मस्ट बी, दिस इज 32। फिर 12:30 कितना है मेरा टेम्परेचर? 31। देन 1 बजे टेम्परेचर मेरा 26 आ गया। देन 1:30 बजे मेरा टेम्परेचर 30 आ गया। एंड देन 2 बजे मेरा टेम्परेचर 28 आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर गिर गया, एसी चल रहा होगा, फिर गिर गया, एसी चल रहा होगा, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। 12 बजे 26 टेम्परेचर था रूम के अंदर, फिर 31 हो गया। वो कैसे हो गया वो देखो। कैन आई से यहाँ पे 12 बजे 26 टेम्परेचर था, 12:30 31 हो गया, बढ़ गया। मतलब यहाँ पे आपने एसी को ऑफ कर दिया होगा। जैसे ही एसी को ऑफ करोगे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। एंड ये इनसाइड टेम्परेचर है, यहाँ पे मैं आउटसाइड टेम्परेचर लिख लेता हूँ। तो बाहर का टेम्परेचर 11 बजे तो रूम के टेम्परेचर जैसा ही होगा, 38 होगा।
उसके बाद वी विल सी कि कैसे किस रेट पे वो गिर रहा है ना। एक कांस्टेंट रेट पे गिर रहा है, हमें पता है 7 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है, अब देखो फिर 31 हुआ है ना, क्योंकि आपने एसी ऑन ऑफ कर दिया, फिर यहाँ पे एसी दोबारा ऑन कर दिया, क्योंकि 12:30 एसी ऑन करोगे तो देखो टेम्परेचर गिर गया। यहाँ पे भी एसी ऑन किया था। अब 26 से फिर 30 हो गया, मतलब यहाँ पे फिर दोबारा आपने एसी ऑफ किया, फिर यहाँ पे 30 से यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे एसी आपने ऑन किया, है ना। और यहाँ पे एक बार ऑन कर दिया तो यहाँ पे एसी ऑन ही था, है ना। और उसके बाद हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स द एसी मस्ट हैव बीन टर्न्ड ऑफ बिटवीन 11 एंड 2। कितनी बार एसी टर्न ऑफ हुआ है? सो 1 एंड 2, 2 बार एसी मेरा टर्न ऑफ हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को यहां तक, एवरीवन? ठीक है, अब एक चीज और देखो कि 12:30 रूम के अंदर 31 टेम्परेचर था, सॉरी 12 बजे, 12 बजे यहां पे ध्यान देना, 12 बजे रूम के अंदर जो टेम्परेचर था वो 26 था। ठीक है, आपने एसी को बंद कर दिया, तो 12 बजे अगर मैं एसी को बंद करता हूं तो 1 बजे तक उसको अपने रेगुलर या आउटसाइड जो टेम्परेचर है उसको मीट कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे 26 है, 1 घंटे में ये आउटसाइड के टेम्परेचर को मीट करना पड़ेगा, और वो एक कांस्टेंट रेट पे गिरेगा, है ना। कांस्टेंट रेट पे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ताकि 1 बजे ये आउटसाइड के टेम्परेचर को मीट कर दे, है ना। ऐसा कुछ फिक्स किया गया है एसी में। तो ये 12 बजे अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, 12:30 तक आप देखते हो कि ये टेम्परेचर कितना हो जाता है, 5 डिग्री बढ़ जाता है ना। और और अगर एसी बंद पड़ा रहता, यहाँ पे 12:30 बजे हमने एसी को ऑन कर दिया, है ना, 12 बजे से लेके 1 बजे तक उसके पास 1 घंटे का टाइम है, जहां पे 26 से लेके वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर रीच कर जाए आउटसाइड वाला। हमें नहीं पता 1 बजे कितना आउटसाइड का टेम्परेचर है, तो वो बेचारा एसी को पता था, एसी अपना मेहनत करने लग गया, तो ये 26 से 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उसने आधे घंटे में। और नेक्स्ट आधे घंटे में अगर एसी ऑफ पड़ा रहता तो 31 से ये कितना हो जाता, 36। मतलब 1 बजे मेरा 26 से 36 अचीव हो जाता। एंड ये 36 क्या है? ये 36 जो 1 बजे मेरा अचीव होने वाला है, व्हाट इज दिस? ये 36 क्या है? समझ रहे हो? है ना। तो ये 36 क्या है? ये 36 आउटसाइड टेम्परेचर है। ये 36 जो मेरा है, दैट इज माई आउटसाइड टेम्परेचर, राइट। 26 से 5 इंक्रीज हुआ, जस्ट जस्ट गिव मी मिनट, 31 पहुंचा, दिस शुड बी 36। ठीक है, तो अब ये 36 टेम्परेचर हो जाएगा 26 से। तो मुझे पता लग गया जिस टाइम हमने एसी को ऑफ किया था उस टाइम बाहर का टेम्परेचर कितना था, 36। उस टाइम बाहर का मेरा टेम्परेचर कितना था, 36। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये 12 बजे होगा या 1 बजे होगा, बिकॉज रीड दिस लाइन, इफ द एसी इज स्विच्ड ऑफ देन द इनसाइड टेम्परेचर राइजेस एट ए कांस्टेंट रेट सो एज टू रीच द टेम्परेचर आउटसाइड एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ इन 1 आवर। ठीक है, जब उसने स्विच ऑफ किया, जब जोन सा टेम्परेचर बाहर था उस टेम्परेचर को वो टारगेट करेगा इन 1 आवर। तो बाहर का टेम्परेचर उस टाइम मुझे 36 पता लग गया। अब देखो ये कांस्टेंट रेट पे गिर रहा है, तो अगर इस आउटसाइड के टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रेट पे फॉल करवा रहा हूं तो ये क्या आएगी वैल्यू? ये वैल्यू आपको पता लग गई, 38 है तो ये 37 आ जाएगी, ये 36 है, ये 35, ये 34, ये 33, ये 32, बिकॉज एक कांस्टेंट रेट पे वो वैल्यूज गिर रही है। अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 1 AM? 1 AM पे बाहर का टेम्परेचर कितना था, 34। व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड एट 9 PM? 9 PM पे देखो, अब देखो हर घंटे में, है ना, अगर पीछे जाओगे तो हर घंटे में 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो 10 बजे कितना हो जाएगा, 40, है ना, 2 डिग्री बढ़ जाएगा। और 9 बजे कितना हो जाएगा, 42, तो 9 बजे मेरा टेम्परेचर हो जाएगा 42। ठीक है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स द एसी मस्ट हैव आइदर बीन टर्न्ड ऑन और द एसी टेम्परेचर सेटिंग बीन अल्टर्ड बिटवीन 11 to 2। तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर आउटसाइड एंड इनसाइड बिटवीन 11 and 159। तो इनसाइड और आउटसाइड का मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 5 का, ये 10 का, और कहीं 10 का डिफरेंस नहीं है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा 10। तो देखो पूरे सेट बहुत डिफिकल्ट था, मैं ये नहीं कह रहा कि सेट इजी है या आपको इजी लग रहा है,
सेट समझने में एग्जाम टाइम में प्रेशर में करना डिफिकल्ट था, है ना, बट थोड़ा सा अगर क्रैक कर लोगे तो इतना कुछ निकल सकता था। एंड जो मेन इस पूरे सेट में क्रैक करने वाली चीज थी, वो बच्चे को यही नहीं समझ आ रहा था कि आउटसाइड टेम्परेचर कैसे निकाले। वहां पे बहुत बच्चे अटके हुए थे, क्योंकि अभी तक देखो हमने रेगुलर और पावर मोड की कहानी को यूज भी नहीं किया, वो अभी तक इतना यूज भी नहीं आई। और उसके बाद मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अनटिल एंड अनलेस यू जस्ट हैव 3 or 4 more minutes, या यू जस्ट हैव दिस सेट टू सॉल्व इन द एग्जाम। अदरवाइज इसके बाद कोई और सेट कर लो, 4 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ फॉर दिस सेट, है ना। अब एक बार अच्छे से और कंडीशंस देखते हैं कि जो हमें ऑन ऑफ और रेगुलर की है, और इसके बाद एक फॉल्ट भी है इस सेट में जो मैं डिस्कस करूंगा, जो शायद मुझे लगता है एक छोटा सा फॉल्ट है ना। वो मैं थोड़े टाइम में आपको बताता हूँ क्या था। अब देखो मोड्स पे बात करते हैं हल्की सी, है ना। थोड़ा सा ट्राई करना अंडरस्टैंडिंग करने का कि 11 बजे मैंने एसी ऑन किया, मेरा टेम्परेचर 32 कुछ डिक्रीज हो गया इनसाइड वाला, और फिर उसके बाद 26 टेम्परेचर जाके डिक्रीज हो गया। तो 11 बजे जब मैंने एसी ऑन किया, राइट, 11 बजे, या तो मैंने रेगुलर मोड कर लिया कि रेगुलर मोड में मैं एसी को ऑन करूंगा तो ये 38 यहाँ पे जाके ये 26 हो गया, ठीक है, ये ऐसे फॉल करता गया, ठीक है। तो 11 में एक बार मैंने रेगुलर मोड चला दिया, तो ये मेरा चल गया रेगुलर मोड 11 से 12, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, 11 बजे पावर मोड कर दिया कि मुझे आधे घंटे में रिजल्ट चाहिए, तो ये पावर मोड 11 से 11:30 चल गया, ठीक है। दिस इज द वन केस जहां पे 11 में रेगुलर मोड आपने किया, 11 से 12 में आपका रिजल्ट अचीव हो गया। या फिर आप और यू कैन से कि 11 बजे आपने पावर मोड ऑन किया, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो 11 से 11:30 आपका रिजल्ट अचीव हो गया कि आपने 32 टेम्परेचर सेट किया रिमोट पे पावर मोड के साथ, वो आ गया। अब 11:30 बजे के बाद आप 12 बजे देख रहे हो कि फिर रिजल्ट चेंज हुआ है, तो मतलब 11:30 बजे भी कुछ एक्शन आपने लिया। तो क्या 11:30 बजे रेगुलर मोड आप कर सकते हो? 11:30 बजे रेगुलर मोड क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 1 घंटा एसी को चाहिए, बट 1 घंटा तो आपने एसी को दिया ही नहीं, बीच में एसी को ऑफ कर दिया। तो 11:30 बजे जो आपने मोड किया होगा वो पावर मोड किया होगा। तो 11:30 से 12 बजे आपने फिर एक रिजल्ट अचीव कर लिया, है ना। तो मैं बोल सकता हूं या तो एक बार यहाँ पे रेगुलर हुआ है, या फिर यहाँ पे 2 बार पावर हुआ है, और फिर एसी को यहाँ पे 12 बजे ऑफ कर दिया, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं काउंटिंग में। फिर 12:30 बजे जब एसी को ऑन किया, फिर दोबारा ऑफ कर दिया। तो जब यहाँ पे आधे घंटे के लिए एसी को ऑन किया तो रेगुलर मोड तो नहीं ला सकते, रेगुलर मोड को तो 1 घंटा चाहिए। तो ये ऑन किया जब यहाँ पे, तो इसमें आपने पावर मोड यूज किया 12:30, और यहाँ पे तो कुछ वैलिड ही नहीं है, यहाँ पे कुछ वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर जब यहाँ पे 1:30 बजे आपने एसी ऑन किया, तब आपको 2:30 बजे की स्टोरी नहीं पता, या 2 बजे भी नहीं पता कि यहाँ पे ऑन ऑफ था या क्या था। तो 1:30 बजे आई कैन से आइदर इट कैन बी अ रेगुलर मोड और इट कैन बी अ पावर मोड, ठीक है। तो ये मेरा कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से एक चीज देखना, मुझे ये बोला हुआ है कि पावर मोड ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चला हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर ये वाला केस लेता हूं, तो यहाँ पे रेगुलर कितने टाइम के लिए चल गया, 1 घंटे के लिए, है ना। अगर ये वाला केस लेता हूँ कि यहाँ पे रेगुलर 1 घंटे के लिए चल गया, तो क्या यहाँ पे मैं रेगुलर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, बिकॉज रेगुलर 1 घंटे के लिए यहाँ पे चल गया, आधे घंटे के लिए यहाँ पे चल गया, तो 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा ही पावर को मिलेगा। तो रेगुलर अगर यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे रेगुलर नहीं आ सकता, दैट इज वन थिंग। क्या मैं यहाँ पे दोनों पावर को ले सकता हूँ? यस, यहाँ पे दोनों पावर को ले सकता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ भी आएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी समझ गए। और इसको देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर मैं पावर मोड लेता हूँ, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे पावर और यहाँ पे रेगुलर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, बिकॉज आधा घंटा 1 घंटा, और यहाँ पे पूरा 1 घंटा हो गया, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे रेगुलर लेके यहाँ पे रेगुलर ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि पावर को चांस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाई मेरा केस कब करेगा, है ना, जब यहाँ पे दोनों पावर हुए। बिकॉज देखो एसी कब चला है, 11 से 12 1 घंटा, और फिर आधा घंटा यहाँ पे आधा घंटा यहाँ पे, 2 घंटे एसी चला है। तो 2 घंटे में रेगुलर मोड सिर्फ आधा घंटा आ सकता है, जीरो आ सकता है, 1 घंटा तो नहीं आएगा, देन रेगुलर और पावर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेगुलर को एक ही स्लॉट मिलेगा, दोनों स्लॉट तो नहीं मिलेंगे, है ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पावर और पावर आ गया, और रेगुलर को एक ही स्लॉट मिलेगा, वो भी आधे घंटे का। तो 1 घंटे का स्लॉट तो रेगुलर वैसे भी नहीं ले सकता, तो ये क्लियर है, रेगुलर यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर, एंड यहाँ पे रेगुलर या फिर पावर में से
कुछ भी आ सकता है। अंडरस्टूड, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, what best can be concluded about the number of times the AC must have either been turned on or AC temperature setting been altered between 11 to 2। या तो AC कितनी बार ऑन हुआ है या उसकी सेटिंग कितनी बार चेंज हुई है ना। समझ गए। अब देखो क्या हुआ है, AC कितनी बार ऑन हुआ है, एक बार यहाँ पे ऑन हुआ, एक बार यहाँ पे ऑन हुआ, दो बार, और एक बार यहाँ पे ऑन हुआ, तीन बार। ठीक है। अब देखो टेक्निकली अगर आप काउंट करो तो तीन बार तो एसी ऑन ही हुआ है, ये तीन बार एसी ऑन हो गया, और रेगुलर सेटिंग चेंज हुई है, एक बार यहाँ पे सेटिंग भी चेंज हुई है, तो आंसर शुड बी 4, है ना। आंसर शुड बी 4, बट द गिवन आंसर इज 3, बिकॉज वो ये वाला ऑन काउंट ही नहीं कर रहे। तो एक सेटिंग यहाँ पे चेंज हो गई, एक यहाँ पे ऑन हो गया, एक यहाँ पे ऑन हो गया, तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन आंसर एज 3। बट ये पूरा सेट की लैंग्वेज इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और मुझे कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद लगा कि ये सेट की लैंग्वेज एकदम क्लियर नहीं थी। आई थिंक दे वांटेड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इन द टेक्स्ट और इन द वर्ड्स दे वर नॉट एबल टू पुट ऑल दैट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे टीचर्स ने, कोचिंग्स ने इसको, आई थिंक इसके ऊपर क्रिप भी किया था, इसके लिए सबमिट भी किए थे बहुत सारी चीजें, प्रूफ कि ये लैंग्वेज क्लियर नहीं है, ये सेट गलत है, बहुत लोगों ने क्लेम किया था यूट्यूब पे आके, है ना। सेट टू एन एक्सटेंड सही है, बट यहाँ पे ना बहुत सारी चीजों में फ्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एसी की सेटिंग, है ना। देखो अगेन, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है, और शायद जो मैं सही बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्या पता है वही एक्सपेक्ट कर लेते। जैसे जो एग्जाम देते टाइम मेरे दिमाग में आया था और मैं इस सेट में क्यों अटका था, वो ये सबसे बड़ी बात थी कि भैया एसी सिर्फ हम टेम्परेचर गिराने को नहीं चलाते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एसी के नीचे बैठा हूं, टेम्परेचर 20 है, मुझे अगर ठंड लगने लग गई तो मैं टेम्परेचर को 21 कर दूंगा। सो वेन एवर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, दैट डज नॉट मीन कि मैंने एसी ऑफ ही किया है। मे बी वो सेट में कहीं लिखा हो, बट मैंने दो तीन बार सेट को पढ़ा, मुझे वो चीज समझ नहीं आई। दैट इज द नंबर वन पॉइंट। सेकेंड, अगर लेट से मैंने रेगुलर मोड पे एसी चलाया, मैंने उसको बोल दिया भाई 30 टेम्परेचर है, इसको 20 कर दे, तो वो बेचारा धीरे 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 जाएगा ना 20 पे। तो आधे घंटे के बाद वो जब 25 पे आया, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। ध्यान से सुनो, मैंने रेगुलर मोड पे एसी चलाया, मैंने बोला 30 से तुझे 20 पे आना है, वो बोला सर मुझे 1 घंटा लगेगा रेगुलर मोड पे। मैंने कहा ठीक है, कह रहा आधा घंटा लगेगा पावर मोड पे। मैंने कहा नहीं, रेगुलर मोड पे तू 30 से 20 आ जा 1 घंटे में। ठीक है। अब आधे घंटे के बाद मैंने एसी को बंद कर दिया, तो वो कितने टेम्परेचर पे होगा, 30 से 20 तो नहीं होगा, 30 से 25 होगा। तो आधे घंटे में भी उसने कुछ अचीव किया है ना रेगुलर मोड पे। बट जब हमने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि आधे घंटे में अगर ड्रॉप आ रहा है, तो हम एजम्पशन ले रहे हैं, क्या एजम्पशन ले रहे हैं, आधे घंटे में ड्रॉप आ रहा है कि वो पावर मोड से ही आया होगा। भैया रेगुलर मोड पे ड्रॉप आया, 25 पे मेरा मूड कर गया बंद करके करने का, तो मैंने कर दिया। सो वो चीज में भी बहुत ज्यादा गैप है ना, वो अंडरस्टैंडिंग में भी गैप है, क्योंकि दिस इज एसी, दिस इज समथिंग विच वी यूज एवरी डे। तो हमें पता है कि रेगुलर मोड पे चलाएंगे तो पावर मोड पे भी चलाएंगे तो कैसा आ सकता है, और यही अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ। ये सेट में क्या बोला है क्या नहीं बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद आप लोगों को अभी भी डिफिकल्ट लग रहा होगा या इजी लग रहा होगा, है ना, जिसने किया कुछ किया कैसे भी किया। बट द ओनली थिंग दैट वाज गुड एट दिस सेट कि ये आउटसाइड टेम्परेचर तुम निकाल सकते थे सही तरीके से। अदरवाइज जो रेगुलर पावर मोड है उसमें इनका अंडरस्टैंडिंग पूरा ही गलत हो गया था। बिकॉज उसमें अब देखो, जैसे टेम्परेचर यहां से यहां जा रहा है, तो ये आधे घंटे में गिर रहा है, बट ये पावर मोड है या रेगुलर मोड है कैसे पता मुझे भाई। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उससे रेगुलर भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाउ कैन आई एज्यूम कि ये एसी बंद ही हुआ है, मुझे नहीं पता। अगेन शायद मैं दोबारा टेक्स्ट से गो थ्रू कर लूं, आप बताना कमेंट्स में। बट क्या मैं एसी का टेम्परेचर भी तो इंक्रीज कर सकता हूँ ना यार, है ना। तो वो बहुत सारी दिक्कतें लगी मुझे यहाँ पे। ठीक है। और फिर दूसरी दिक्कत मुझे यहाँ पे ये भी लगी, कैसे बताऊं, बट ठीक है दूसरी दिक्कत आप रहने दो। बट ऑलमोस्ट द इंटायर सेट वाज सो कंफ्यूजिंग कि एग्जाम में 10-15 मिनट मुझे इसको समझने में लग गए थे, एंड इवन आफ्टर दैट आई डिड नॉट गेट एनी क्लैरिटी, है ना। मैं सेट सोल्व नहीं कर पाऊंगा या बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा, दैट इज नॉट द बिगेस्ट थिंग, राइट। वो ठीक है, वो बहुत बच्चे बहुत लोग कुछ कुछ सोल्व नहीं कर पाते, है ना। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे आपकी लैंग्वेज की वजह से समझ नहीं आ रहा। दैट इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट इन द एग्जाम, क्योंकि मेरा पूरा पूरा एक 15 नंबर का चीज मेरे से छूट रहा है, जस्ट बिकॉज यू गाइज वर नॉट क्लियर। एंड इन ऑल अदर स्लॉट्स देयर वर सेट्स जो कि एकदम क्लियर थे,
है ना। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एनी सेट, बट ये सेट अगर अच्छी लैंग्वेज में दिया जाता तो स्लॉट 3 वाले शायद ये सेट में ना फंसते और दूसरा सेट कर लेते, चाहे वो डिफिकल्टी होता। बिकॉज डिफिकल्टी क्रैक करने के लिए लॉजिक चाहिए, दिमाग चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए। बट अगर सेट समझ ही नहीं आ रहा तो एक टॉपर बच्चा भी वहां पे कुछ नहीं कर सकता। और बहुत सारे टीचर्स ने, आप देख लेना, ये सेट को, ये सेट के वो अगेंस्ट गए थे और सेट को एग्जाम में छोड़ा था। ठीक है, एनीवेज मेरा समझाने का मोटिव था। एंड अगर समझ नहीं भी आया, आया भी है, या आपको भी लग रहा है कि इसमें गलतियां हैं, तो इसको इग्नोर कर दो। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसे सेट दोबारा आएंगे। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेट। रीड दिस इंटायर सेट। लेट मी शो यू द क्वेश्चंस। अब देखो, ऐसे सेट में आप देख के ही पता लग जाता है और क्वेश्चंस पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे विच वन अमंग द कंट्रीज 1 through 8 हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के लिए आपको ये 4 कंट्रीज ही फोकस करनी है, यही 4 ऑप्शंस में है। रेशियो ऑफ कंट्री 4 जीडीपी टू 5 जीडीपी, विच वन अमंग द कंट्री विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग दिस थ्रू विल द जीडीपी पर कैपिटा इन 2027 बी लोअर देन दैट इन 2024। तो यहाँ पे आपको हर कंट्री के लिए चेक करना पड़ेगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। Out of the 10 countries 1 through 10, country 9 has the highest GDP and country 10 has the highest GDP per capita। ठीक है जी, जो 9 है उसका हाई जीडीपी होगा, हाईएस्ट ही होगा, और जो 10 है उसका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो हाईएस्ट होगा। GDP per capita is the GDP of a country divided by its total population. The table below provides the following data about the country 1 through 8 for the year 2024। तो GDP वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर GDP कभी भी आपको पूछे, GDP बाय पॉपुलेशन करोगे ना, टोटल GDP बाय पॉपुलेशन, तो आपको मिल जाएगा GDP पर कैपिटा। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, इसको मैं कैपिटा से लिख लेता हूं, है ना। GDP पर कैपिटा, आई विल कॉल इट कैपिटा। तो ठीक है, column 1 gives the country's identity, column 2 gives the country's GDP as a fraction of GDP of country 9। ओके, तो अगर जीडी कंट्री 9 की अगर ये वैल्यू 1 है तो अकॉर्डिंगली ये बाकी वैल्यूज आ रही है। कॉलम 3 gives the country's GDP per capita as a fraction of GDP per capita of country 10। ओके, तो जी पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10, तो अगर ये वैल्यू 1 है तो बाकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली आ रही है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पता ही है। Column 4 gives the country's annual GDP growth rate। Okay. Column 5 gives the country's annual population growth rate। Okay. ठीक है, assume that the GDP growth rates and the population growth rate of the country will remain constant for the next 3 years। ठीक है, और ये मुझे 2024 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द कंट्रीज 1 through 8 हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा, ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कौन सी कंट्रीज है वो देख लो। कंट्री 3, तो पॉपुलेशन निकालने के लिए कंट्री 3, है ना, यहीं लिख लेता हूं मैं। कंट्री 3 की अगर पॉपुलेशन निकालोगे तो जीडीपी बाय पर कैपिटा, दिस इज जीडीपी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा। तो 13/2 करना है, सिंपल। तो दिस लेट से दिस इज 6.5। कंट्री 5 का देख लो क्विकली, है ना, 0.10/0.36। ये तो हाईएस्ट निकालना है, लोएस्ट, अच्छा लोएस्ट निकालना है, राइट। तो दिस कुड बी द आंसर। लेट से 1/36 आ गई 5 की वैल्यू। 8 की वैल्यू देख लेते हैं। 8 की वैल्यू आ जाएगी 7/41, है ना, 0.07/0.41। एंड 7th की वैल्यू आ जाएगी 8/30 विच इज 4/15। 7 की वैल्यू आ जाएगी 4/15, है ना। अब देख लो, ऑलमोस्ट क्लियरली आपको विनर पता लग रहा है ना, कौन है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आई डोंट थिंक जरूरत है, बट लेट्स सी, है ना। तो 1/36 देख लेते हैं भाई क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। 1/36 इज 0.027, 7/41 is 0.17, and then 4/15 is 0.26।
अब देखो दिखने में लग रहा था 1/36 लोएस्ट होगा 7/41 से, राइट, बट अगर आप वैल्यूज देखोगे तो लोएस्ट मेरा कौन आ रहा है 0.17। तो यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। डायरेक्टली बहुत बच्चों ने लास्ट ईयर कंट्री 5 मार्क किया था, बट एक्चुअल आंसर इज कंट्री 8। सो कंट्री 8 इज द फाइनल आंसर। समझ गए? फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कंट्री 4 जीडीपी टू कंट्री 5 जीडीपी इन 2026। कंट्री 4 की करंट जीडीपी कितनी है ना? अब ये देख लो, रेशियो निकालना है कंट्री 4 का और 5 का 2 साल बाद निकालना है। तो आज कंट्री 4 है 0.12 पे और कंट्री 5 है 0.1 पे। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कैसे ग्रोथ होगी भाई, है ना? इसकी ग्रोथ है 0.5%, मतलब 1.005 से मल्टीप्लाई एक बार और फिर दोबारा 2 साल आगे ले गया मैं इसको, क्योंकि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए कांस्टेंट ग्रोथ है ना? एंड कंट्री 5 की क्या होगी 1.007, देन 1.007। बस बेसिक मल्टीप्लीकेशन करना है और तो कुछ भी नहीं है, वो भी कर लेते हैं जी, है ना? तो क्या आएगा 0.12 इंटू 1.005 इंटू 1.005 डिवाइडेड बाय 0.1 divided by 1.007 divided by 1.007, coming out as 1.195. So this must be my answer. ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, विच वन अमंग द कंट्रीज 1457 विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2027। मतलब 3 साल बाद की कहानी पूछ रहा है फॉर कंट्रीज 1457। ठीक है, कंट्रीज 1457 की मुझे पॉपुलेशन निकालनी है 3 साल बाद। पॉपुलेशन कैसे निकलेगी, जीडीपी पर कैपिटा से। ठीक है, तो ऊपर जीडीपी आएगा, नीचे पर कैपिटा आएगा। तो पहले कंट्री 1 का देख लेते हैं। कंट्री 1 की अगर कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊं, आज जीडीपी है उसका 0.15 और 3 साल बाद जीडीपी क्या होगा उसका, ये ग्रोथ रेट से 1.002 का क्यूब डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसी होगी। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको दी हुई है, ओके, देन तो ठीक है ना, देन तो आप करंट की पॉपुलेशन निकाल लो जीडीपी बाय पर कैपिटा से। इसकी करंट की पॉपुलेशन पहले मैं निकालता हूँ, जीडीपी कंट्री 1 की बाय पर कैपिटा। तो करंट पॉपुलेशन आ गई 0.15 बाय 0.41, 0.36 आ गई, बट इसमें वेरिएबल्स की दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो ठीक है, सही है। तो देख लेते हैं, पहले करंट पॉपुलेशन ही देख लो। इसकी करंट पॉपुलेशन कितनी आ रही है 0.36 आ रही है। कंट्री 4 की करंट पॉपुलेशन कितनी आ रही है 12/38 आ रही है, दैट इज 0.315 मान लो। ठीक है, फिर कंट्री 5 की पॉपुलेशन क्या आ रही है 1/36 आ रही है, दैट इज 0.0277। फिर 7th की पॉपुलेशन क्या आ रही है 8/30। ये है मेरी करंट पॉपुलेशन का डेटा। ठीक है, 7 की पॉपुलेशन इज 8/30, राइट। ठीक है, अब लार्जेस्ट पॉपुलेशन फाइंड करनी है। अब देखो ये तो हो रहा है -0.12% से डी ग्रो। ठीक है, कंट्री 4 में क्या चल रहा है, कंट्री 4 +0.49% से इंक्रीज होगा। ठीक है, कंट्री 5 में क्या होगा +0.31% से 3 बार इंक्रीज होगा। और 7th में क्या होगा 0.11% से डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो 5th की वैल्यू देखो 0.02, ये कितना बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक्रीज भी बहुत बड़ा नहीं है, और चाहे 100% भी इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट 3 साल में, फिर भी ये इनके बराबर तो नहीं आ पाएगी। तो 5th तो फायदा ही नहीं है। मुझे लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूछा है, 5th में तो माथा मारने का फायदा ही नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब बाकी जगह देख लेते हैं। बाकी जगह में ना चेंज ना बहुत ही कम आएगा, है ना, वेरी, आई वुड से बहुत ही स्मॉल वैल्यू से चीजें चेंज होंगी, बिकॉज 0.11%, 11% ही बहुत कम होगा इसका, तो 0.11% तक तो फायदा ही नहीं है। और ये डीग्रो होगी। अब देखो ये डीग्रो हो रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो बड़ी नहीं आ सकती, तो ये तो कभी बड़ी नहीं हो सकती। लार्जेस्ट देखना है। अब क्या ये इतनी बड़ी हो सकती है या क्या इतनी छोटी हो सकती है, ये दो वैल्यूज के लिए मैं कैलकुलेटर चला सकता हूँ। एंड इसमें भी मुझे क्लियर साइन दिख रहा है कि ये इतनी छोटी नहीं हो पाएगी और ये इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज ना बहुत ही कम है, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज बहुत कम है। तो ऑब्वियसली द क्लियर विनर वुड बी फर्स्ट वन। बट यहाँ पे अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर सकते हो, कैसे करना है, 0.36 इंटू 1 - 0.0012, 3 बार कर दो मल्टीप्लाई,
राइट, यू विल गेट योर आंसर, कंट्री 1 विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग 1 through 8 विल द जीडीपी पर कैपिटा इन 2027 बी लोअर दैट इन 2024। ओके, सो जीडीपी पर कैपिटा की बात की गई है। जीडीपी पर कैपिटा मुझे करंट का दे रखा है, देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट दे रखा है, वहां से मुझे मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। बट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वर सुपर इजी, राइट, जो आप टाइम लिमिट में कर सकते थे ये सेट में। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में शायद बहुत बच्चों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री का मुझे बताना है। नाउ सी वी हैव टू फाइंड कि कितनी कंट्रीज में जीडीपी 2027 में लोअर होगी, राइट, जीडीपी पर कैपिटा। सो लेट्स से कंट्री 1 में वो क्या बोल रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी per capita, GDP per capita is GDP population, this is 0.41 which means 41/100, right, this is about country 1। अब देखो GDP growth rate ये बढ़ रहा है और population कम हो रही है, ये चीज बढ़ रही है और ये कम हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, GDP बढ़ रही है, population कम हो रही है, तो आने वाले साल में ये वैल्यू तो बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ये कंट्रीज तो काउंट ही नहीं होंगी क्योंकि इसकी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाएगी, तो कंट्री 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, सेम यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर और कहीं भी है, यहाँ पे देखो 0.7% से बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इन सब कंट्रीज की जीडीपी बढ़ने वाली है ना। उसके बाद देखो जब जब मेरा ये बढ़ेगा, है ना, तब मेरा ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी जीडीपी पर कैपिटा की, है ना। अब देखते हैं इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। फॉर एग्जांपल जीडीपी तो 6.5% से बढ़ रही है और पॉपुलेशन 0.7% से बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर का इंपैक्ट ज्यादा आएगा या डिनोमिनेटर का, ऑब्वियसली न्यूमरेटर का, तो 6.5% से न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर का इंपैक्ट आएगा, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज वैल्यू बढ़े जा रही है, हमें वैल्यूज कम करनी है। यहाँ पे 0.5% से बढ़ रही है, यहाँ पे 0.49% से, बहुत ही छोटा इंक्रीज है, बट अगर आप वैल्यूज लेके करोगे ना, लेट्स से 38/100 है, इसको 0.5% से बढ़ाओ, इसको 0.49% से डिक्रीज करो, तब भी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो ये भी नहीं पार्ट हो सकता। ये 0.7% से बढ़ रहा है, बट ये 0.31% से बढ़ रहा है, अगेन यहाँ पे ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है। जब ये पॉपुलेशन वाला ज्यादा बढ़ेगा ना, तब मेरी वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ पे 1.2% से बढ़ रहा है, यहाँ पे 0.71% से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं होगी जिसकी आने वाली जीडीपी पर कैपिटा कम होगी, सबकी हाईएस्ट ही होगी, सो माय आंसर विल बी 0। यहाँ पे कुछ बच्चे टाइम ले सकते हैं, जहां पे शायद आप नेक्स्ट सेट का टाइम खराब कर दो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तो इसको डेफिनेटली एग्जाम में अगर आपने अच्छी चीजें अटेम्प्ट कर ली तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेट, रीड आउट दिस सेट, दीज आर द क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट। क्या बोल रहे हैं देखो, the figure below shows a network with 3 parallel roads represented by horizontal lines RA, RB and RC, and another 3 parallel roads represented by vertical lines V1, V2, V3. The figure also shows the distance between 2 adjacent intersections. 6 ATMs are placed. So ये मेरा इसके और इसके बीच में difference 4 है, इसका और इसका 7 है, then this is 3 and this is 5. 6 ATMs are placed at 6 of the 9 road intersections. So these are the intersections, 9 intersections are there, and I have to place 6 ATMs. Each ATM has a distinct integer cache requirement. So this is very important, right? Distinct integer, right? So every integer must be distinct, and the numbers at the end of each line in the figure indicates the total cache requirements of all the ATMs placed on the corresponding road. So यहाँ पे कुछ ATMs होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, और एक हर ATM की अपनी कैश रिक्वायरमेंट होगी, और उसका टोटल आपको यहाँ पे जितने भी ATMs है 22 होगा, 20 होगा, 20 होगा, यहाँ पे 26, 21 and 15, right? For example, the total cash requirement of ATMs placed on road RA is 22 lakhs, है ना। अब हर ATM का 6 ATMs है, यहाँ पे मिनिमम तो एक ATM होगा ही बिकॉज 22 कैश रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम मुझे कुछ नहीं पता। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नोन, द ATMs विद मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट्स। देखो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट मेरा कितना है 7 का, और मैक्सिमम है मेरा 15 का, तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एवरी ATM है वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। So basically they can take 9 numbers, right? 9 numbers है मेरे पास, है ना, और 6 ATMs हैं, और मुझे नंबर्स डिस्टिंक्ट लेने हैं, है ना, तो मेरे पास 9 नंबर्स हैं, मुझे 6 ATMs में वो नंबर्स एलोकेट करने हैं, एंड मिनिमम नंबर इज 7, है ना, एंड मैक्सिमम इज 15। बट वन थिंग टू नोट कि ATMs विद मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम रोड, तो या तो ये वाली रोड पे, या ये वाली पे, या ये वाली पे, या ये वाली पे, या ये वाली पे, कहीं ना कहीं वो
सेम रोड पे आएंगे, है ना, या वर्टिकली या हॉरिजेंटली। द रोड डिस्टेंस बिटवीन द एटीएम विद द सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट एंड द एटीएम लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ आरसी वी थ्री एंड आरसी। तो मतलब ये तो मुझे क्लियर दिया हुआ ना कि यहाँ पे एक एटीएम होगा, द एटीएम लोकेटेड एट आरसी वी3, और इसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर्स। अब देखो, सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट वाले का और इसका डिस्टेंस है 12। ठीक है, अब ये 12 कैसे आएगा वो देखो, है ना, या तो 5 and 7 ऐसे आ सकता है, या फिर 7 and 5 ऐसे आ सकता है, देर इज नो अदर ऑप्शन। या तो 5 and then 7, या फिर 7 and then 5। तो यहाँ पे पता लग गया कि जो यहाँ पे पहली बात तो पता लग गया कि यहाँ पे एक एटीएम होगा, प्लस जो ये एटीएम होगा इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस मस्ट हैव सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट। अब मेरा दूसरा पॉइंट है कि जो 15 और 7 वाले हैं ना, वो एक ही रोड पे होंगे। तो अब क्या वो V1 पे हो सकते हैं? क्या वो V1 पे हो सकते हैं? अगर मैं इनको बात करूं हॉरिजेंट वर्टिकली प्लेस करने की, तो उसका टोटल 22 आएगा 15 7 का, तो यहाँ तो नहीं हो सकते। क्या यहाँ पे हो सकते हैं? टोटल 22 आएगा, नहीं हो सकते। क्या यहाँ पे हो सकते हैं? यहाँ पे कैसे होंगे? एक वैल्यू 15 हो गई, एक 7 हो गई, तो 22, और एक वैल्यू 4 होनी पड़ेगी। बट 4 वैल्यू क्या हो सकती है? नहीं पॉसिबल, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेट से 15 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 4 आना पड़ेगा, किसी को तो 4 आना पड़ेगा। बट 4 इज नॉट पॉसिबल, मिनिमम 7 है ना। तो यहाँ पे V3 पे भी वो नहीं आ सकते। अब हॉरिजेंटली बात करते हैं, RA पे आ सकते हैं, RB पे नहीं आ सकते, RC पे नहीं आ सकते। तो ये मुझे पता लग गया कि वो आएंगे तो RA पे ही आएंगे, है ना। और जैसे ही RA पे आएंगे तो वहां पे RA पे कहीं ना कहीं 2 एटीएम्स होंगे, है ना। अब वो 15 वाला कहीं भी हो सकता है, 15 वाला यहाँ तो नहीं होगा, बिकॉज दिस विल बिकम 15, ये तो नहीं होगा। क्या 15 वाला यहाँ पे होगा? अगर 15 वाला एटीएम यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 6 आएगा, बट 6 इज लेस देन 7 मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो 15 यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो 15 वाला एटीएम कहाँ पे आएगा? डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ये मेरा 15 वाला एटीएम आ गया, ठीक है जी। और अगर ये 15 आ गया तो ये मेरा 11 आ गया, है ना। बट क्या यहाँ पे कोई और नंबर हो सकता था? बिकॉज मुझे टोटल 11 चाहिए, तो क्या मैं दो वैल्यूज से 11 बना सकता हूँ? बस ये सोचो। एक केस तो है कि डायरेक्ट 11 यहाँ पे लिख दूं, दूसरा केस है कि यहाँ पे भी कुछ रखूं। तो दो वैल्यूज से 11 बन सकता है जब मेरे पास मिनिमम वैल्यू 7 है। तो अगर एक वैल्यू मिनिमम 7 ले रहा हूँ, दूसरी मिनिमम वैल्यू 8 आएगी, तो मिनिमम टोटल इज 15 इफ आई ऐड टू वैल्यूज। बट यहाँ पे मिनिमम मुझे 11 चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरा एक एटीएम होगा और यहाँ पे कोई एटीएम नहीं होगा, ये डेफिनेटली पता लग गया। दो एटीएम लोकेट कर दिए मैंने, ठीक है। चलो जी, उसके बाद 7 कहीं यहाँ पे होगा, कहीं हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। लेट्स से फॉर द सिंप्लिसिटी टू बिगिन विद मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज फिर मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे 8 होगा, राइट। तो मैं पहले एज्यूम कर, अब इसका डुप्लीकेट केस भी बना लेते हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग मल्टीपल केसेस, राइट। चलो जी, ये डुप्लीकेट केस आ गया। यहाँ पे मैं पहले 7 ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एटीएम लेता हूँ 7, तो यहाँ पे तो कोई एटीएम नहीं होगा फिर, ठीक है। और अगर यहाँ पे 7 लेता हूँ, टोटल 15 है, तो मुझे 8 चाहिए। 8 मैं यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे रख दूं। अगेन 8 को मैं दो टाइप में ब्रेक नहीं कर सकता, बिकॉज दो वैल्यूज को मिनिमम सम 15 चाहिए, बट यहाँ पे दो वैल्यूज से 8 तो नहीं रख सकता, तो एक कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी। यहाँ तो 8 यहाँ पे आ जाएगा या 8 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ फॉर अ मोमेंट थिंक कि 8 अगर मैं यहाँ पे रखूं, तो 11 + 8 19 बनेगा, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, बट 1 इज बिलो देन 7, तो 8 यहाँ पे नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे पता लग गया 8 मेरा आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एटीएम नहीं होगा। अब कितने एटीएम हो गए? 1 2 3 4 5, और एक एटीएम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, ये 20 है, तो ये ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगा। ये 12 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली 9 आएगा। तो सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं, ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, यस। तो एक मेरा ये केस पूरा प्रॉपर बन गया। दूसरा केस क्या कह रहा है? पहला केस बनाया था 7 यहाँ पे लेके, दूसरा केस बना रहा हूँ 7 को यहाँ पे लेके। 7 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो 15 + 7 22, यहाँ पे कोई एटीएम नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे 14 आएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे 14 को दो वैल्यूज में ब्रेक नहीं कर सकता। मुझे पता है दो वैल्यूज का सम 15 होता है, एक मिनिमम 7 लूंगा, एक मिनिमम 8 लूंगा, तो मिनिमम सम 15 आएगा।
बिकॉज 7 नहीं ले सकता, दो वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे 14 आ गया, 14 प्लस 7 इज 21, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। नाउ यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 9 आना ही पड़ेगा, 11 प्लस 9 इज 20, तो यहाँ पे एक एटीएम आ जाएगा। अब ये 15 है, वेट इज समथिंग रॉन्ग, 15 यहाँ पे लिया तो 7, तो ये केस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये केस मेरा नहीं आएगा। तो अब दूसरा केस कौन सा आएगा एक और, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, एक केस हमने मिस कर दिया, देखो 15 मैंने यहां से स्टार्ट किया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद अनदर केस, लेट मी जस्ट शो यू दैट, लेट मी मेक अ सिमिलर फिगर। यहाँ पे 15 रखा था, अब यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ, राइट। नाउ आई विल पुट 7 हियर, मुझे इसका टोटल 22, इसका 20, इसका 20, इसका 26, 21 एंड 15, राइट। अब देखो ये 7 यहाँ पे रखा, तो फिर क्या 15 को यहाँ पे रख सकता हूँ? अगर 15 को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे 6 चाहिए होगा, 6 इज लेस देन मिनिमम लिमिट, तो यहाँ पे 15 नहीं आ सकता, तो 15 मैं यहाँ पे रखूंगा, 15 मैं यहाँ पे रखूंगा, और 15 अगर ये फुलफिल हो गया तो यहाँ पे कोई एटीएम नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे एक एटीएम आएगा, मुझे पहले से पता है, और यहाँ पे एक एटीएम आएगा सेकंड हाईएस्ट वैल्यू वाला, वो भी मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 है, और यहाँ पे जो मेरा बचा वो मेरा है 19, तो 19 को क्या मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, राइट। या मुझे सिंगल लिखना पड़ेगा, सिंगल 19 में लिख नहीं सकता बिकॉज देन आई विल क्रॉस 15, तो यहाँ पे एक एटीएम यहाँ पे होगा, एक एटीएम यहाँ पे होगा, और इन दोनों का टोटल मेरा 19 आएगा। फिर इन दोनों का टोटल 20 आना चाहिए, और यहाँ पे कोई एटीएम नहीं होगा, तो 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, 5 एटीएम, 6 एटीएम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 आना चाहिए, ये 20 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, सो लेट से कि ये वैल्यू ए ले लेता हूँ, दिस विल बिकम 20 माइनस ए, ओके, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, एंड दिस मस्ट बी ए माइनस 1 बिकॉज इन दोनों का टोटल 19 आना चाहिए, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी 21 माइनस ए, ऐसा कुछ आएगा, राइट। नाउ आई थिंक इट बिकम्स लिटल इजियर टू थिंक फॉर अस, बिकॉज अभी मैं आपको क्या करता हूँ ना, ए, देन एक 20 माइनस ए वैल्यू है हमारे पास, एक 21 माइनस ए वैल्यू है, और एक ए माइनस 1 वैल्यू है, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यूज है। तो अब देखो ए की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेने का ट्राई करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये वैल्यू ए से कम होगी, और ए वैल्यू मेरी इन सब में हाईएस्ट होनी चाहिए, बिकॉज ए इज द सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, 15 के बाद लेट से ए को मैं 14 लेता हूँ, 14, 13, दिस विल बी 6, दिस विल बी 7, तो 6 कैन नॉट बी देयर, तो 14 में ले नहीं सकता। अब 14 नहीं लेंगे तो क्विकली ए की 13 लेता हूँ वैल्यू, दिस विल बी 12, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 8, तो 7 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो 7 मैं इसलिए नहीं ले सकता, तो 12 ले सकता हूँ क्या, वो देखते हैं, 12 ले लिया तो दिस विल बी 11, दिस विल बी 8, दिस विल बी 9, तो ये सारी वैल्यूज यूनिक हैं, एंड दिस इज द हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल, तो ये ले सकता हूँ। क्या इसको 11 ले सकता हूँ, वो देख लेते हैं लास्ट बार, 11, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपस में मैच हो गई, यूनिक नहीं रही, तो 11 नहीं ले सकता। उसके बाद आप देखोगे 10 भी लोगे ना, तब भी यहाँ पे दिक्कत आने लग जाएगी, ये दोनों मैच हो गए, तो यहाँ पे आपको पता लग गया ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, दिस विल बी 12, this will be 9, this will be 11, this will be 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइनल केस आ गए कि मैं यहाँ से आगे प्रोसीड कर लूं। तो अभी क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एटीएम प्लेस्ड एट RCV2 हैज अ कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 9 लाख, RCV2 9 लाख, RCV2 9 लाख, तो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। हाउ मेनी एटीएम्स हैव कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ 10 लाख और मोर, ठीक है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो दोनों में सेम आंसर आ रहा है, सो आई कैन से 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू, ईच ऑफ RA, RB, RC हैज 2 ATMs, RA has 2 ATMs, RA has 2 ATMs, this has 2 ATMs, this has 2 ATMs, this has 2 ATMs and this has 2 ATMs, okay, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। स्टेटमेंट बी क्या है, ईच ऑफ V1, V2, V3 हैज 2 ATMs, आई थिंक ये ट्रू नहीं है, देखो यहाँ पे तो एक ही ATM है, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट।
What best can be said about the road distance between the ATMs having the second highest and the second lowest cash requirement? Second highest and second lowest. Second highest and second lowest. 4 kilometer. Second highest and second lowest. This is 7 kilometer. 4 or 7. What is the number of ATMs whose locations and cash requirements can both be uniquely determined? Number of ATMs whose location and cash can be uniquely. I think all 6 ATMs must be 6. Let me check. Must be 6. Okay, 3. What's the number of ATM whose location and cash requirement can both be uniquely determined? Okay, even location as well. हाँ ठीक है, तो लोकेशन में आई थिंक वो क्या मांग रहा है ना, कि दोनों केसेस में सेम पोजीशन हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 है और यहाँ पे सेम पोजीशन पे 12 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, उसके बाद यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, बट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, मिसमैच. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है ही नहीं, मिसमैच. सो यहाँ पे लोकेशन और दोनों चीजें दोनों केस में है ना पता लग जाए. सो 3 ATMs आर देयर. So 3 will be the answer for this. I hope you really like this series, right? If you really liked and if it really helps you to learn a lot of things, because हर सेट को हमने सिर्फ सॉल्यूशन की नजर से डिस्कस नहीं किया, हर सेट को ये भी देखा है कि उस सेट को एग्जाम में कैसे सोल्व किया जा सकता था और वो किस टाइप का सेट था, राइट? जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस एग्जाम. व्हाट आई बिलीव कि this set must have been attempted. Again, this set is an easier one, right? This is very difficult according to me. This is doable and this is also doable to an extent. So if I rate the difficulty level, I would say any day you should start with OTT set, OTT. Then if you are good with calculations, move to GDP set. Then if you are comfortable, go to the protein set or nutrient set, or you can go to AC wala should be the last one, right? You can go to this set, nutrients or roots and network, and then you last should be AC wala set, right? This is your 2024 slot 3, right? This should be your focus areas in the exam, and this is how you should select the set. Thank you, good luck. All right, okay, wait, I forgot to share the screen. Yeah, this is how your set selection should look like in this slot, right? OTT, then GDP, then maybe nutrients or roots and networks, right? But I would say both are number heavy set, quant based sets, right? So you should definitely get familiar with these kind of sets where little bit of thinking and concept clarity is involved. That's it. Thank you. Please like the video. Bye bye.